जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब संजय दीक्षित साहब। किसी तारफ के मोहताज नहीं है। लास्ट टाइम भी डिस्कशन हुई थी इनके साथ इनकी बुक के ऊपर, और वैसे पाकिस्तान और भारत के हवाले से। और जाहिर बात है, पूरी जिंदगी सिविल सर्विस को दी है तो एक डीप इंसाइट रखते हैं इनसाइड द स्ट्रक्चर्स जो भी इंडिया और पाकिस्तान के हैं। तो उस हवाले से और हमने ये डिस्कशन की कि बात किस चीज पे बात होनी चाहिए। तो संजय सर ने और मैंने हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो हमें टॉपिक या बात करनी चाहिए वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो नैरेटिव्स हैं वो कैसे चेंज हो सकते हैं। ये जो बयानिए हैं वो कैसे चेंज हो सकते हैं। क्योंकि भारत भी हमारे बारे में कोई 10 किस्म के बयानिए रखता है, हम भी भारत के बारे में कोई 10 किस्म के बयानिए रखते हैं। तो एक हम कहीं पे जिसे कहते हैं ना, पहुंच नहीं पा रहे किसी कंक्लूजन पे। और इस हवाले से आज बात करते हैं कि कहां से हमें जो है ना वो तार जोड़नी चाहिए। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। सभी को, आपके व्यूअर्स को सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। थैंक यू, जी। थैंक यू। तो सर अभी फिर ये जो अगर ये ब्रॉडर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और भारत के नैरेटिव्स कैसे चेंज हो सकते हैं, सो हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन? आई डोंट हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे आंसर नहीं करना है। ये क्वेश्चन तो जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, और आई वेंट डीप इनटू हिस्ट्री ऑल्सो। आपने अभी तक मेरी किताब नहीं पढ़ी, नहीं तो आप जो है वो उसको पूरी तरह से अप्रिशिएट कर पाते कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान को, ब्रिटिश इंडिया को तकसीम करके बना। तो वो तकसीम करके बना, और वो बना ऐसे कि एक एग्रीमेंट हुआ, और वो एग्रीमेंट ब्रिटिश ने करवाया और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में करवाया। तो उस एग्रीमेंट में जो तय हुआ था कि भाई ठीक है, एक मुस्लिम लीग कह रही थी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हम कौमियत जुदागाना है, हमें अलग मुल्क चाहिए, मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए। इसमें तो कोई शक की बात है नहीं, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये आपका जो माउंटबेटन प्लान है, और माउंटबेटन प्लान दोनों के दस्तखत हैं उसके ऊपर, कांग्रेस के और मुस्लिम लीग की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से आपके जो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, नेहरू जी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उनके दस्तखत हैं, और उधर से मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना साहब के दस्तखत हैं। और तब जाके वो माउंटबेटन प्लान बना। माउंटबेटन प्लान इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में बाकायदे उसकी जो है वो पूरी की पूरी, एक तरह से कह सकते हैं कि उसको लीगल जामा पहनाया गया। तो बात वहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, और बात वहाँ पे ख़त्म हुई नहीं। अब आप या तो एक काम ये कर सकते हैं कि आप उस हिस्ट्री में जाएं, और जो हिस्ट्री के जो आपके जो तारीख़ के जो गुनहगार हैं उनको ढूंढें, या फिर दूसरा काम ये करें जो आज की डेट में आप कर सकते हैं कि वो आप कहिए कि भाई जो बात गई सो बात गई, अब यहाँ से हम नया शुरू करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। लेकिन वो शुरुआत तभी होगी जब एक सिंसियरिटी से बात होगी। तब ऐसे नहीं हो सकता कि साहब की एक बयान आ गया कहीं कि साहब अचानक किसी स्टेटमेंट दे दिया साहब किसी ने कि आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के दे दिया, क्योंकि आर्मी चीफ ही मैटर करता है पाकिस्तान में, हम सब जानते हैं, या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। भले आप सर हिलाएं वो बात अलग है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि व्हाट मैटर्स इन पाकिस्तान इज द आर्मी। और उनका एक बयान आ गया, तो उस बयान में कितनी सिंसियरिटी है, इसको कैसे नापेंगे, इसको कैसे तोलेंगे? क्योंकि जो इश्यूज हैं वो तो सारे के सारे आउटस्टैंडिंग हैं। तो इश्यूज आउटस्टैंडिंग हैं, इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। आपके यहाँ से जो सप्लाई ऑफ टेरर है वो बंद नहीं होगी। तो भाई साहब, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को बहुत होशियार समझें, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दूसरे को बेवकूफ़ तो ना समझें।
ये इस तरह से जब आप जो है सिंसियरली कोई चीज़ ट्राई करेंगे तो ये होंगे। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल एब्सोल्युटली विथ कंप्लीट स्ट्रेस, कि ओनस इज ऑन पाकिस्तान। FATF जो है वो इंतहा पसंदी की इंक्वायरी पाकिस्तान की कर रही है, भारत की नहीं कर रही। ये हमेशा ध्यान में रहे, क्योंकि कई बार जो है लोग कहते हैं कि साहब की नहीं साहब, इंतहा पसंदी दोनों तरफ से। भाई इंक्वायरी तो आपकी हो रही, आपको इश्यूज आंसर करने, और आपको इश्यूज सिर्फ और किसी को रीजन में आंसर नहीं करने, आपको इश्यूज आंसर ग्लोबली करने। आपके खिलाफ एक ग्लोबल इंक्वायरी इस वक्त चल रही है और आप ग्रे लिस्ट में हैं। ये तो फैक्ट है ना, इसमें तो कोई किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं है। इस फैक्ट को तो आप नहीं डिनाई कर सकते कि आप इस वक्त FATF की ग्रे लिस्ट में हैं। उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, ये भी आप जानते हैं। मेरे मुंह से कहलवाना चाहें तो वो भी मैं कह दूंगा। और आप ये भी जानते हैं कि बाकायदा अभी शायद 22 तारीख से अब अगली जो होने जा रही है प्लीनरी, उसमें फिर से वही होगा कि साहब की ब्लैक लिस्ट में जाए या नहीं जाए। ग्रे लिस्ट से तो हटने की बात ही नहीं हो रही, अभी तो ब्लैक लिस्ट से बचने की बात हो रही। तो ये पाकिस्तान को सोचना है कि आखिरकार ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हुई, ये हमें नहीं सोचना है। और इस तरह के जो कभी कभी जो बयान आ जाते हैं बीच में, उसको आप ये मान लें कि साहब कि ये किसी तरह का कोई पीस ओवरचर है। ये तो मैं मानता नहीं, क्योंकि अभी अमेरिका का जो बयान आया कश्मीर के हवाले से, तो फिर सारे के सारे उछल पड़े, आपके बयान आ गए, शाह महमूद कुरैशी का बयान आ गया, और गवर्नमेंट का ऑफिशियल बयान आ गया कि उनको बड़ी तकलीफ है कि साहब कि कश्मीर को डिस्प्यूट नहीं माना जा रहा है। कश्मीर को तो UN ने डिस्प्यूट से कब का बाहर कर दिया, 50s में ही बाहर हो गया था। तो आप उसको क्या करना चाहते हैं? रेजोल्यूशन नंबर 46 का जो पहला दारोमदार था वो किसके ऊपर था? आपने तो पढ़ा होगा, आप तो प्रोफेसर है इंटरनेशनल रिलेशंस के। तो अगर आपने रेजोल्यूशन नंबर 46 पढ़ा है तो उसका क्लॉज 1, 2, 3 बता दीजिए आपके व्यूअर्स को, और फिर बता दीजिए कि क्लॉज 1 का जब तक कंप्लायंस नहीं हो जाता तो क्लॉज 2 और 3 का कैसे होता है। ये भी आप जानते हैं कि ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन था। क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं तो आप बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन का फर्क भी समझते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि UN ने उसको अपनी डिस्प्यूट्स की लिस्ट से हटा दिया कब का। तो अभी तो FATF में जो चल रहा है उसके हवाले से आप अपनी पोजीशन सोचिए। हमारे को कोई जल्दी नहीं है, भारत को कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो समझता है कि पाकिस्तान का जो एक पुराना जो बयानिया है कौमियत जुदागाना का और नज़रिया पाकिस्तान का, और जो आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर है नज़रिया पाकिस्तान का, उसकी कस्टोडियन जो जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं स्वयंभू, सेल्फ अपॉइंटेड। तो वो जो सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियन आपकी आर्मी है, तो वो जो सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियन जब ये तय करेगा कि भाई उसको अपना जो ये पूरा का पूरा एक नैरेटिव चेंज करना है, तब जाके बात बन जाएगी। क्योंकि हमारी तरफ से तो कभी ये हुआ नहीं कि हमें पाकिस्तान को खत्म करना है। खत्म करना होता हम तकसीम करने पे दस्तखत ही क्यों करते। चले, मैं इसको थोड़ा, आपने काफी चीजें अनफोल्ड कर दी, और जारी बात है भारत को और भारत के जितने भी कमेंटेटर्स होते हैं उनको एक चीज तो बड़ी सूट करती है कि वो सीधा पाकिस्तान आर्मी पे आके खड़े हो जाते हैं एंड वो कहेंगे जनाब देखें जी पाक फौज, वो देखी फौज हमारे साथ ये कर गई। मैं तो संजय साहब ये चीज समझता हूं कि पाकिस्तान में एक सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पीपल ऑफ द कंट्री जो लोग हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैं इत्तेफाक से कल एक CGTC एक थिंक टैंक है, वहां पे एक सेशन को मॉडरेट कर रहा था, तो जो उनका कॉन्सेप्ट नोट आया, उस कॉन्सेप्ट नोट के आखिरी जो पैरा था वो उसमें था कि जी के हाल ही में जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री रिजीम है वो और इंडिया की जो गवर्नमेंट है, अब दोनों ने ये लैंग्वेज आप चेक करें, मैंने और वो जो सेशन था उसका जो वो पॉइंट था हाउ टू कम ओवर द डायलेमा ऑफ पार्टीशन। तो मैंने जो ऑर्गेनाइजर्स थे CGTC के उनको कहा भाई आप अपनी लैंग्वेज तो पहले ठीक करें, पाकिस्तान में एक सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पहले मैंडेट तो अवाम का एक्सेप्ट करें और रिस्पेक्ट करें लोगों की, बजाय इसके कि आप ये कहते फिर कि नहीं जी मिलिट्री रिजीम है। मिलिट्री किस मुल्क में नहीं होती? मिलिट्री तो अमेरिका में भी बड़ी तगड़ी है, $750 अरब की खा जाती है हर साल, और किस मुल्क में मिलिट्री नहीं है? हम आपके पास भी मिलिट्री है।
सो रिस्पेक्ट करें पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट की, और रिस्पेक्ट करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जब वो कहता है डायलॉग की, और फौज भी कहती है डायलॉग करना चाहिए। तो लेकिन फौज का पाकिस्तान में एक मुकाम इसलिए ज्यादा कि उन्होंने दहशतगर्दी की जंग भी जीती है। ये 15 साल में, पिछले में, आपको तो संजय साहब आप बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, मुझे बताए ना किस मुल्क ने कहा है कि हमारा चप्पा चप्पा क्लियर है। तो एक तो ये चीज होगी सर दूसरी आपने कुछ अच्छी बातें की हैं। मैं समझता हूं कि आपने सिंसेरिटी की बात की कि हमें सिंसेरिटी दिखाएं। देखिए, हमारा काम है आपको कहना कि आए बात करें। अगर आप टेबल पे नहीं आना चाहते तो हम आपको जबरदस्ती पकड़ के तो नहीं लेके आ सकते, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि जी हमारा सिंसेरिटी लेवल ये है जनाब, बात करें। नहीं बात करनी तो 100 बिस्मिल्लाह ना करें, चल रहे हैं हम, चलते रहेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने ये बताना है कि यहाँ पे एक नॉर्मल गवर्नमेंट रहती है, और जितनी बार हम डायलॉग की बात करते हैं तो हम आपको एग्रेसर बताते हैं। आप इस चीज को समझें। और ग्लोबल कैपिटल्स में और यहाँ पे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी इस्लामाबाद में भी, दे ऑल अंडरस्टैंड। देखिए, आपका एक ग्लोबल क्लाउड क्या है वो एक और चीज है, लेकिन इस चीज को मद्देनजर रखिएगा कि आपका फॉरेन ऑफिस इस चीज की हीट जरूर फील करता है कि जब ये दुनिया को पता चलता है कि द एग्रेसर इज इंडिया, दे डोंट वांट टू टॉक। सो इस चीज को भी ज़हन में रखिए। और आपने FATF का सर बात किया, बिल्कुल आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैंने एंजॉय किए वो। मेरा ख्याल है कि इसकी जो कारण है, हमें पता है क्या वजूहात है, इसकी सियासी वजूहात है ना। अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना चाहता है तो उससे निकले ना, हमारी मदद क्यों मांगते हैं? और हमें 2018 में FATF में डाल दिया, उन्होंने कहा दिस इज एन इजी वे इनसे काम करवाने का, तो इनको इसमें डाल दो। हाँ, कुछ हमारी कमियां कुताहियां थी। पूरी दुनिया में जितने भी बैंकिंग रिजीम्स हैं चेंज हुए हैं, लॉस चेंज हुए, हमने वो किए हैं, और बहुत सारी चीजें बेहतर हो रही हैं। सो वो हो जाएंगी। सो अगर ये कहा जाए कि जी वो पाकिस्तान है और सिंसेरिटी हमें दिखाएं, हमने कोई सिंसेरिटी नहीं दिखानी कि जी हमने आपको जनाब बड़ा कन्विंस करना है। कोई कन्विंस नहीं करना। हाँ, डायलॉग करना है विद रिस्पेक्टिंग ईच अदर। हम आपकी इज्जत करेंगे, आप हमारी इज्जत करेंगे, तो डायलॉग होगा। अगर आप ये कहें कि नहीं हमें सिंसेरिटी चेक कराएं, तो वो हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है, और ना ही हम आपके इस थर्मामीटर को पसंद करेंगे। लेकिन सर अगला सवाल बड़ा अहम है, जो अगर आपने लंबा स्टेटमेंट दिया, उसका तो मुझे काउंटर दे देने दे। सर आपने कहा कि आपके पास कोई थर्मामीटर नहीं है जिससे हम आपको चेक करवाएं। है, मैं बता रहा हूँ, आपके पास थर्मामीटर है, और हम आपको बहुत सिंपल सा थर्मामीटर दे रहे हैं। आप जो 3 टेररिस्ट हैं उनको हमें हैंडओवर कर दें, आपकी सिंसियरिटी चेक हो जाएगी। आप हाफिज सफीद को, हाफिज सईद को, लखवी को और दाऊद इब्राहिम को आप हमें हैंडओवर कर दीजिए, आपकी सिंसियरिटी चेक हो जाएगी। उसके बाद डायलॉग जो है वो जारी हो सकता है। अभी तो आपको, चलिए आप अगला सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि मैं जो कहने वाला हूँ फिर उस पर लंबी गुफ्तगू और हो जाएगी। जी। और मैं एक और बात बताऊं सर, पाकिस्तान कभी भी किसी पाकिस्तानी को भारत के हवाले नहीं करेगा। यहाँ पे कोर्ट्स हैं, यहाँ पे चीजें बड़े अच्छे से चलती हैं। सो यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनको हम खुद ही डील करेंगे। लेकिन अगला पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी मानते हो उसको? नहीं, हमने कभी नहीं कहा सर। मैंने कहा जो पाकिस्तानी, मैंने इंडिया का किसी का नाम नहीं लिया। जो पाकिस्तानी है, दाऊद हमारे पास नहीं है। लेकिन एनी हाउ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यही वाली बात है ना, आप तो जो वो पुराने जो कवर्स हैं उसके पीछे छुपे रहेंगे कि साहब की, वही वाली बात है कि साहब के चिलमन से लगे बैठे हैं, सामने आते भी नहीं, साफ दिखते भी नहीं, वो वाली बात है। तो इससे तो बात बनेगी नहीं ना, तो वही वाली बात हो गई कि साहब संजय साहब, मैंने कहा है कि आपको खुश करने के लिए सारा कुछ नहीं करना, हमने वो करना है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में। बट एनी हाउ सर एक डायलॉग की बात ही क्यों करते हैं? हमने तो नहीं मांगा ना डायलॉग, आप अपनी तरफ से डायलॉग हमें तो नहीं चाहिए डायलॉग। हमें तो इस वक्त हमें पता है कि हमें जो करना है वो हम सही कर रहे हैं। और एक जो जिसको अभी मैं थोड़ा सा एक निकाला था मैंने, क्रिस्टीन फेयर को आप जानते हैं, पाकिस्तान में लोग पसंद वैसे नहीं करते। एक बड़ा अच्छा उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा अपनी किताब में, उनका जो लास्ट है, क्योंकि उन्होंने जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर, और उनका पूरा जो आर्ग्यूमेंट ये है कि पाकिस्तान इज अ रिविजनिस्ट स्टेट, इट इज नॉट हैप्पी विद इट्स स्टेटस। तो आप बात सुन लें, आपके पास पूरा वक्त है कि आप होस्ट हैं। हालांकि होस्ट को कम बोलना चाहिए, गेस्ट को ज्यादा बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी तो वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान रिप्रेजेंट्स दैट रेयर केस ऑफ अ प्योरली ग्रीडी स्टेट व्हिच इज रिविजनिस्ट
because it wants to increase its prestige or spread its political ideology or religion, even when doing so is not strictly speaking needed to preserve the state's security, or worse, when doing so puts at risk the integrity or even viability of the state. तो ये तो जो इंटरनेशनल थिंक टैंक्स हैं उनका कंक्लूजन है। आपके ये तो आपके ही हैं हुसैन हक्कानी साहब, वो क्या कहते हैं आपके बारे में, वो भी कोट कर दूं जी। पहली बात तो ये है कि क्रिस्टीन फेर जरूर स्कॉलर है, मैंने उसको पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन क्रिस्टीन फेर एक बायस स्कॉलर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी, पाकिस्तान एक रिविजनिस्ट स्टेट है, ग्रीडी स्टेट है, ये चाहती है वो चाहती है। अगर ग्रीडी रिविजनिस्ट की बात करें, वो अमेरिका में बैठी हुई है, ये तो नहीं हम सुनते कि जी अमेरिका, लंदन, पेरिस से जो मर्जी बोल दे हम उसको एक्सेप्ट कर लें। मैं 10 कई ऐसे ऑथर्स हैं जो भारत के ऊपर क्या क्या बातें करते हैं। सो उस चीज को मैं भारत के अंदर से अरुंधति रॉय को ले लें तो वही जो है वो जो करती है उसको आप उसके फिर पर्चे काट जाते हैं लोगों के ऊपर, जो जर्नलिस्ट इंडिया के साथ करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये कोई बहस नहीं है सर, लोगों को काम होता है। एक पॉइंट और रह गया, आपने कहा कि आपके यहाँ बहुत अच्छी एक बेशकीमती एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के बारे में और तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जो जिसको कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये पुराना जुमला है, आप सब लोग जानते हैं। तो जो इस इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो बिहेवियर रहता है आर्मी के साथ में, वो सब देखते हैं। तो ये कहना के साथ कि ये वाकई एक खुद मुख्तार गवर्नमेंट है जो ये कहती है, जिसके प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं आके कि साहब कि हमारे पास तो अब डेवलपमेंट वर्क के लिए खर्च करने का पैसा नहीं है, लेकिन आर्मी का खर्चा जो है वो हर साल 10% जो है फिक्स कर रखा है, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है, वो बढ़ता चला जाता है। तो ये तो एक तो इस तरह से कि ये जो है दिस इज एन एम्पिरिकल एविडेंस कि आपकी जो गवर्नमेंट है एक्चुअली होस्टेज टू द आर्मी। आप आर्मी का खर्चा 10% हर साल बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ कहेंगे साहब डेवलपमेंट वर्क के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, कि साहब हम रोज स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व नहीं है, वी आर स्ट्रगलिंग एवरी डे, लेकिन आर्मी का खर्चा तो हमको 10% बढ़ाना ही बढ़ाना है। भले वो आर्मी जो है वो चारों तरफ हाथ पैर मार रही है कि साहब अफगानिस्तान में भी घुसेंगे, कश्मीर में भी घुसेंगे और इंडिया को भी अंडर प्रेशर रखना है हमको, तो वो चीज़ अब नहीं होती साहब, वो जमाने चल गए साहब, वो जो है वो जमाने चले गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाते थे। संजय साहब एक बात बताओ मुझे, कोई दुनिया का एक मुल्क बताएं जो डेवलपमेंट का जो पैसा है वो अपने पल्ले से लगाता है। पूरी दुनिया डेवलपमेंट कर्जा लेके करती है और भारत के ऊपर क्या कोई कर्जा नहीं है? आपका यहाँ डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च होता है या डेट सर्विसिंग के ऊपर आपका खर्चा जाता है। आपका दरअसल प्रॉब्लम यह है कि आपने उन्हें कहा जी फौज 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 फौज, इतना फौज फौज करो पाकिस्तान को कि फौज को कंट्रोवर्शियल करो। आप भी सबसे ज्यादा पैसा डेट सर्विसिंग पे देते हैं और फौज पे देते हैं, हम भी उसी पे देते हैं। ये मुझे बताया ना आपके कौन से इंडिकेटर्स, और 6-7 गुना बड़ा होने से जरूरी तो नहीं है कि आपकी इकोनॉमी पहिया ज्यादा चलता है और लोग ज्यादा हैं। जब हम 15 साल पिछले दहशतगर्दी की जंग लड़ रही थी हमारी फौज, आप उस वक्त सारे दुनिया के डेवलपमेंट के और लिबरल इकोनॉमी के फायदे उठा रहे थे। सो देयर इज अ डिफरेंस। सो अपने आप को कोई बहुत बड़ी वहां पे हमने कोई भारत में कोई बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखी भारत के अंदर। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं एक्नॉलेज करता हूं भारत की ग्रोथ को, स्टेबिलिटी को, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल को, मैं व्हाट इज गुड दैट इज गुड। लेकिन ये जो चीज है कि जी प्राइम मिनिस्टर कहता है मेरे पास डेवलपमेंट के लिए खर्चे नहीं है और मैं फौज को 10% दूंगा, और भाई मेरे मैं सर मैं आता हूं, मैं जस्ट इसको बात करके फिर आप जो मर्जी बोलिएगा, आई नेवर स्टॉप यू। सर मुझे ये बताएं कि फौज ही तो फौज इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन पाकिस्तान, क्योंकि फौज ने प्रोटेक्ट किया हमें भारत के एग्रेशन से। और जो आप रिवीजन की बात कर रहे थे वही टॉक, इंडिया इज बेसिकली रिवीजन स्टेट, जो अपने आप को जो अखंड भारत है आपका, जो आप चाहते हैं कि नेपाल भी हमारे कब्जे में आ जाए, भूटान भी आ जाए, श्रीलंका को भी दबा लें। हम तो सिर्फ एक चीज कहते हैं संजय दीक्षित साहब कि हमने इस खित्ते में श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, नेपाल की तरह नहीं रहना, हमने इस खित्ते में पाकिस्तान की तरह रहना है और हमने इक्वल रिस्पेक्ट से बात करनी है। और हमने आपसे बात करनी है टेबल पे बैठ के, आंख में आंख डाल के। हमने ये नहीं कहना कि नेपाल नु एंज कर दियो ते म्यांमार नु एंज करो, इधर 1 इंच इधर आएंगे तबाही उतार के रख देंगे। इसी तरह आप भी कहते हैं पाकिस्तान ये करेगा तो हम ऐसे कर देंगे। सो सर एक ही रिक्वेस्ट है, हम भारत को एक चीज कहते हैं, मैं आखिरी बात, सॉरी सर आखिरी बात, हम भारत को एक चीज कहते हैं
हमसे इक्वली रिस्पेक्ट के अंदाज से बात की जाए। फौज पाकिस्तान का माथे का झूमर है, और मैं फिर कह रहा हूं, हाँ, अगर फौज सियासत करेगी या फौज मिलिट्री कू करेगी तो फिर कोई सारी बात है, वो चीजें ठीक नहीं रहेंगी। लेकिन फौज पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। हम नहीं चाहते कि दुनिया में कोई भी फौज पॉलिटिक्स करे, दिस इज व्हाट वी से। लेकिन जितना अच्छा सिविलियन और मिलिट्री रिलेशनशिप अच्छा होगा, उतना ही सर पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। आपके यहां भी तो उसी तरह अच्छा है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सीटीएस बिपिन रावत को रिश्वत दी। आप हमारे वो क्या बोलते हैं, वो अर्नब गोस्वामी की तरह तो मत हो जाइए। ये कम से कम ये यूट्यूब का डिस्कशन है, इसमें होस्ट कम बोलता है, गेस्ट ज्यादा बोलता है। आप भी आप बोले चले जा रहे हैं। आपको जो है, मैं कुछ कहता हूँ आपको इतनी मिर्ची लग जाती है कि आप उसका काउंटर करने में लग जाते हैं। अरे भाई, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूं, ये होता है इसका तरीका। मैं तो, आप देखते हैं, मैं खुद होस्ट करता हूँ, मैं तो मैक्सिमम जो है 5% मैं बोलता हूँ, 95% मेरा गेस्ट बोलता है। यहाँ आप जो है 60% आप बोल रहे हैं, 40% मुझको बोलने को दे रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपने मुझे बुलाया तो सुनने की ताकत तो रखिए। सर मैं एक बात कर लूं, फिर आप जो मर्जी बोलिएगा। सर पहली बात तो ये है कि अब आप क्या समझते हैं, अगर हम YouTube पे बात कर रहे हैं तो क्या मैं, आप जो मेरी रियासत के बारे में बातें करें, क्वेश्चन मार्क लगाएं, मुझे गाली दें, मेरी फौज को गाली दें, और मैं आपसे सर सुनता रहूं? सर मैं आपको, मैं जहां पे समझता हूं आप ठीक नहीं है, मैं करेक्ट करूंगा, और जहां मैं ठीक, आप समझते मैं ठीक नहीं, आप मुझे करेक्ट कर दें कि भाई ऐसी बात नहीं है, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर डायलॉग फेयर होगा तो मैं नहीं बोलूंगा, डायलॉग बाइस्ड होगा तो बोलूंगा। सर ये मुझे ये तो बात देखिए, मैं तो आपको जो भी बात बता रहा हूँ, मैं तो आपको फैक्ट्स पे बात बता रहा हूँ, फैक्ट्स तो बदलते नहीं है। अब आपने कहा, आपने एक बयान दे दिया कि साहब की डेट सर्विसिंग तो भारत की भी प्रॉब्लम है और सबकी प्रॉब्लम है, सबकी। भारत के पास जो है, आपको पता है ना कि भारत का फॉरेन करेंसी रिजर्व कितना है? $600 बिलियन। तो आप कम से कम पाकिस्तान की जो डेट सर्विसिंग है वो भारत से तो ना कंपेयर करें। और हम जो है वो बाहर से जो कर्जे वर्जे लेते हैं ना, तो हम वो चीन से नहीं लेते हैं, हम वो 4% 5% वाले कर्जे हम नहीं लेते। मैं तो खुद इन्वॉल्व रहा हूँ इतने सारे नेगोशिएशन में, और मुझे पता है कि वर्ल्ड बैंक आता है भारत के पास कि भाई कर्जे ले लो, हमसे कर्जे नहीं ले लोगे तो, अगर इंडिया चाइना हमसे पैसे नहीं लेंगे तो वर्ल्ड बैंक बंद हो जाएगा। उनका तो ये हाल है, क्योंकि मैं खुद उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ ना। तो जाते थे और कोई कहते थे, थोड़ी बहुत कंडीशन लगाते थे, हम कहते नो, नॉट एक्सेप्टेड, तो फिर जाके चेंज करके लाते थे, फिर करके करते थे, उस तरह करते थे। तो कितने सारे इसमें इन्वॉल्व रहे, हमें पता है, हमें नहीं चाहिए वर्ल्ड बैंक का पैसा, और हम बाहर से किसी से कोई कर्जा ले भी नहीं रहे। जो डेवलपमेंट असिस्टेंस आती है, आप भी देखिए ना, पिछले जमाने में जब बात होती थी तो वो होता था एड इंडिया कंसोर्शियम, एड पाकिस्तान कंसोर्शियम, वो सब होते थे। अब कौन जाता है एड इंडिया कंसोर्शियम में? जिसको जरूरत होती है वो बायलैटरली आता है। अब कोई कंसोर्शियम नहीं होता है, हिंदुस्तान को किसी की जरूरत नहीं है। $600 बिलियन का हमारे पास रिजर्व है, जो सिर्फ चाइना, जिसके पास $1.2 ट्रिलियन का जो है वो फ्री रिजर्व है, उससे ही कम है, बाकी किसी से कम नहीं है। और हम अपनी बराबरी करते हैं, तो बराबरी से बात होती तो चाइना से होती। देखिए चाइना ने नेगोशिएट किया ना, जो स्टैंड ऑफ हो रहा था लद्दाख पे, तो उससे वो कर रहा था। आपका साहब ये है कि साहब हम बराबरी से बात करेंगे। अरे भाई, बराबरी वालों में होती है। आप बराबरी करेंगे, किस चीज में बराबरी करेंगे साहब? आप इकोनॉमी में बराबरी करेंगे कि आप जो है टेक्नोलॉजी में बराबरी करेंगे? अरे हम तो, फिर आपने एक और बयान दे दिया कि भारत जो है वो नेपाल को भी हड़पना चाहता है, भारत पाकिस्तान को भी हड़पना चाहता है, भारत श्रीलंका को भी हड़पना चाहता है। अब ये क्या है कि ये अब आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी बोलते रहिए, जिसका कोई बेसिस नहीं है। आप मुझे फैक्ट्स बता दीजिए, इसका कोई भी, अगर आपके पास इसकी फैक्चुअल बेसिस, मैं बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद नेपाल ने भारत से कहा था कि हम आप में शामिल होना चाहते हैं। भारत ने मना किया। आपको ये भी पता है कि जो आपके कलात वाले थे, कलात के रूलर थे, वो भारत के पास आए थे कि ये पाकिस्तान हमको हड़प जाएगा, आप हमको मिला लीजिए। आखिरकार जो है वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान, बीच में 1000 मील का फासला है, तो हमारे आपके बीच में तो मुश्किल से 150 मील का फासला है, तो आप हमको मिला लीजिए। तो हमारे यहाँ लोगों ने कह दिया ना। आपको ये भी पता है कि ओमान ने ग्वादर जो था वो सबसे पहले भारत को ऑफर किया था, भारत ने मना कर दिया।
तो अगर एक एक्सपेंशनिस्ट और रिविजनिस्ट स्टेट होती तो ये सब चीजें एक्सेप्ट कर लेती, जो तो प्लेटर पे मिल रहा था तो नहीं किया। बांग्लादेश को हमने लिबरेट कराया, ये तो आप मानेंगे ना, फैक्ट है या नहीं है? पिछली बार आपने जो आपका प्रोग्राम हुआ था, आपने खुद कहा था कि भाई भारत ने कराया, हम फख्र से कहते हैं हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराया। दैट इज अ फैक्ट, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन बड़े फख्र से दैट इज अ फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन शुरुआत आपने की थी, हमने तो उस पर खाली एंड गेम किया था। तो बांग्लादेश को लिबरेट कराया। तो अगर हम रिविजनिस्ट होते, एक्सपेंशनिस्ट होते, तो हम कहते कि भाई तुम तो हमारे हिस्से थे, आओ मिल जाओ। हमने तो नहीं कहा। तो इसलिए आपके जो भी आपने जो बयान दिया उसके कोई उसकी कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है। वो तो साहब आपने सिर्फ इस नाराजगी में दिया कि मैंने कुछ फैक्ट सामने ले आए जो आपको अच्छे नहीं लगे, तो आपने जो है वो क्या बोलते हैं, तुर्की ब तुर्की आपने ये कह दिया कि नहीं नहीं भारत भी ऐसा है और भारत भी इंतहा पसंद है और साहब भारत भी रिविजनिस्ट है। अरे भाई फैक्ट्स पे बात करो कमर साहब, फैक्ट्स पे बात करिए। लगता है आप राम माधव को और बीजेपी की लीडरशिप को इतना करीब से नहीं जानते, ही ना उनके कोई लिटरेचर पढ़ते हैं। जो अखंड भारत और जो खित्ते में अपना देखें, 1947 में आपकी लीडरशिप का क्या मौकफ था वो एक और चीज है। अभी 74-75 साल हो गए हैं। अभी तो देखें इंडिया की जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना चाहती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। और मैं कब एक मिनट ये कब कहा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहती है? हम तो डिमांड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बदलो और वो नहीं बदल रहे। चले मैं आपने उनका आप उनका 2014 मैं तो इतने दिन से, ये तो मेरी डिमांड है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो मेरी डिमांड है मेरी लीडरशिप से, बदलो। वो नहीं बदल रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि ये इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है इसको रद्द करो, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये किसी एग्रीमेंट पे है, टिकता नहीं है, ये धोखेबाजी करता है और ये एक तरह से पीठ में छुरा भोगता है, तो इसलिए इसको रद्द करो। लेकिन वो नहीं मानते। तो अब आप ये बताइए कि आप जो है जो मेरी डिमांड्स हैं उसके ऊपर तो वो कोई ख्याल कर ही नहीं रहे, उसके ऊपर ना उसके ऊपर काम दे रहे हैं, और आप उनको ब्लेम कर रहे हैं, मैं भी उनको ब्लेम कर रहा हूँ। संजय सर हम तो कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी अगर भारत में इतनी हिम्मत है तो करके देख लेते हैं, फिर क्या होता है, इसमें कौन सी बात है। लेकिन सर मैं नहीं चाहता आप टैंक दौड़ा दोगे क्या? नहीं, मैंने कहा देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका वो जो न्यूक्लियर ब्लफ था वो तो कॉल आउट हो चुका है बालाकोट में, आप कुछ नहीं कर पाए और सबने देख लिया क्या हुआ। आपके खुद जो है वो एमएनए थे, जो पहले पुराने मिनिस्टर थे, उन्होंने आपकी इजलास में खड़े होकर ये कबूल कर लिया कि साहब 300 लोग मारे गए। किया कि नहीं किया? फैक्ट है कि नहीं है? आप हाँ या ना बोल दीजिए, ये फैक्ट है या नहीं है? उन्होंने कबूल किया कि नहीं किया? नेशनल असेंबली में खड़े हो, किसने कहा है कि पाकिस्तान में 300 लोग मारे गए? किसने कहा है? आपने, आपके एमएनए साहब, क्या नाम उनका, एक्स फॉरेन मिनिस्टर जो साहब थे, क्या नाम है उनका? मैं बोल रहा हूँ। नहीं आपको गलतफहमी लगी है। अजय गलतफहमी क्या, अभी भेज दूंगा मैं आपको उसका लिंक। भाई आपका प्रॉब्लम ये है मेरे प्रॉब्लम मत बताइए आप सवाल पूछना है वो पूछिए। मेरी तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, आप मेरे को करेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप मेरे से सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। जरा संजय साहब, मैं आपको नहीं कह रहा, आपसे मुराद भारत की बात कर रहा हूँ। भारत का प्रॉब्लम ये है, क्या है, मैं इस तरह कह लेता हूँ क्योंकि जरी बात है, आप भी उसी रेफरेंस से बात कर रहे हैं। भारत का प्रॉब्लम संजय सर ये है कि उस बेचारे भारत को और भारत की लीडरशिप उसको कोई सबूत दिल के बहलाने को गालिब ख्याल, ये भी अच्छा है। चलिए मुझे अगर बात करने दें, मैं एक बात बताऊं सर, आपको सबूत नहीं मिल रहा कि यार हमने तो ये किया, ना कांग्रेस मानती, ना इंडियन एयरफोर्स में इतना कॉन्फिडेंस है, ना उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हम फाइनल वर्ड कुछ नहीं कह सकते, हम बात कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी ने कुछ कह दिया, बाद में बैक ट्रैक करके कांग्रेस का प्रेशर, इतने लोग मारे गए, हुआ कुछ भी नहीं। बहुत जो ग्लोबली जो लोग सैटेलाइट से इमेजरी देखते हैं उन्होंने भी कह दिया, ऑस्ट्रेलियंस ने भी कह दिया, वो कोई बात ना हुई तो उन्होंने कहा जी देखें अब पाकिस्तान में ये होता है कि यहाँ पे जो सियासी जमातें एक दूसरे को नीचा करने के लिए भारत का इस्तेमाल करते हैं, आप वाले हमारा इस्तेमाल करते हैं, तो इट गोज दिस वे। लेकिन संजय साहब, जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपने कुछ बातें की, मैं अब इसको एज ए होस्ट मैं नहीं चाहूंगा कि मैं इसका रिस्पॉन्स दूं, मैं मूव ऑन करना चाहता हूं, मैं मूव ऑन एक और सवाल पे करना चाहता हूं। वो सवाल बड़ा हमें जो हमारी जो पेरेंट डिस्कशन है उसी के ऊपर है।
सर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जैसे मैं अक्सर कहता हूं, और दिस इज अ रियलिटी, आपने बहुत सारी जगहों पे इतना काम किया है, इतना डिलीवर किया है। हम भारत और पाकिस्तान को, सर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, हम इसी को कंक्लूड करेंगे अगले 5-10 मिनट में। सर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को वाई वी ऑलवेज सी फ्रॉम द लेंस ऑफ हाई पॉलिटिक्स, हम ये हाई पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, इन चीजों से क्यों शुरू करते हैं? वाई, अगर वैसे तो मुझे पता है कि आप भी जो है वो एक अपना एक खास नजरिया पाकिस्तान के बारे में रखते हैं, और पिछले 30 मिनट में आपने वही किया है, लेकिन मैं तो आपसे कह रहा हूँ मेरी किताब पढ़ लीजिए, आप पढ़ ही नहीं रहे, मैं क्या करूं? सर मेरी बात तो सुने ना, वो मैं उस पर आ जाता हूँ, किताब पे भी आ जाता हूँ। अगर हमने मूव ऑन करना है, भारत का अंदर एक वर्जन तो ये है कि मूव ऑन नहीं करना, लेकिन भारत के बहुत सारा जो एक हिस्सा है वो समझते हैं मूव ऑन करना है, और जब चीजें आगे चलनी हो तो हम लो पॉलिटिक्स, हम कल्चर भी, हमारी कॉमनैलिटीज बहुत ज्यादा है, हमारी सोशल कॉमनैलिटीज बहुत ज्यादा है, हमारा क्रिकेट है, हमारा सोसाइटी के लिंकेजेस बहुत ज्यादा है। सो हम ये हाई पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, ये लो क्यों, ये जो सोशल कल्चरल सोशल चीजें, ये क्यों डिस्कशन इतनी होती? देखिए जी, आपके जो प्रेजेंट एनएसए हैं, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे बात हो सकती है। आपके जो प्रेजेंट एनएसए हैं, मोहित साहब, मेरे ख्याल से नाम सही ले रहा हूँ मैं, मोहित साहब ही है ना? मोहित यूसुफ। हाँ, मोहित यूसुफ साहब। तो ये जब एनएसए नहीं थे और दानेश्वर की तरह जब आते थे टीवी पे, तो मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी थी। एक बात कही थी, वो बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक बात कही थी, और उन्होंने ये कहा था कि भाई चीन और भारत में भी बहुत सारे इख्तलाफ हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रेड तो बंद नहीं करते, पूरी की पूरी वो ट्रेड करते। और उस वक्त, जिस वक्त की बात हो रही है, उस टाइम पे कोई $60 बिलियन का चाइना और इंडिया का ट्रेड था। और आज अभी भी जो लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर इतना तनाज़ा है, उसके बावजूद भी $50 बिलियन से ऊपर की ट्रेड हो रही। वो उस वक्त कह रहे थे, वो मैंने सुना था उसको, कई बार सुना मैंने कहा कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा शख्स है जो इस तरह की बात कर रहा है। और उन्होंने कहा कि भाई आप ट्रेड क्यों नहीं रिज्यूम करते हैं, आप ट्रेड को जो है बाकी सारे इश्यूज से क्यों लिंक करते हैं, आपने क्यों भारत को ओवरलैंड राइट्स क्यों नहीं दे रखे, जो उन्होंने कहा वो बोल रहा हूँ। और भारत और बांग्लादेश है, भारत के नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश ने भारत को ओवरलैंड राइट्स दे रखे। चटगांव से सारा का सारा जो है, चटगांव पोर्ट है, वहाँ से ओवरलैंड त्रिपुरा में, और जो वो असम का जो निचला हिस्सा है, मिजोरम वगैरह जो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज वाले हिस्से हैं, वहाँ पे सारा वहाँ से ट्रेड जाता है, और वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, उसके पैसे लेते हैं, ओवरलैंड राइट्स देते हैं, उसके पैसे लेते हैं, उनकी इकोनॉमी को बेनिफिट होता है और भारत की इकोनॉमी को बेनिफिट होता है। विन विन सिचुएशन है। भारत चाहता था कि भाई आप इसका एक अगर ओवरलैंड राइट्स दे दें तो ट्रेड भारत की सेंट्रल एशिया से नहीं हो, आपने नहीं दी, हम चाह बाहर चले गए। तो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई भारत जो है वो ग्वादर को फेल करना चाहता है। हम तो अपने मसले से लिए गए थे, हमें कोई मतलब नहीं है कि आप ग्वादर बनाए या क्या बनाए, वो सब अलग बात। तो ये मोहित साहब ने ये बात उस वक्त कही थी, और मुझे बड़ी एक पसंद आई थी कि बात, बंदा जो है वो प्रैग्मेटिक बात कर रहा है, एंड ही इज नॉट वेट डाउन बाय आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी एक तरफ रखें और ट्रेड वगैरह रिज्यूम करवावें, कुछ इस तरह की बातें करें, तब जाके कुछ बात बनेगी। नहीं तो वो साहब हम तो तलवार लेके खड़े हुए हैं, और साहब इस्लाम ने सब चीज़ें तलवार से जीती हैं, और हमारी आर्मी जो है वो क्या बोलते हैं, उसका मोटो है क्या, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, हम तो जिहादी लश्कर हैं और हम तो नजरियाए पाकिस्तान के प्रोटेक्टर हैं। इस तरह की बातें होंगी तो कुछ नहीं होने वाला, और हम खुश हैं। हमें पाकिस्तान से डायलॉग करने में फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं है, जब तक कि पाकिस्तान जो है वो एक क्लीन हैंड से और सिंसियरिटी से बात करने में नहीं हो। और सिंसियरिटी कैसी होगी, वो तो फिर जजमेंट की बात है, और वो तो जज करना पड़ेगा, और वो हमें ही जज करना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि वो वी डोंट गिव यू द राइट कि आप ही जज करें। वो जारी बात है कि जब डिस्कशन होगी तो वो दोनों तरफ से डायलॉग आप चाहते हो और जज भी आप ही करोगे, ऐसे कैसे नहीं होगा? नहीं 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 नहीं,
अगर आपने कहा कि आपके पास ही वो होना चाहिए, आप ही जज करेंगे, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा म्यूचुअल रिस्पेक्ट से बात होगी, ये नहीं होगा। बताया ना आपको, मैंने आपको तरीका बताया, वही तरीका जो आपके प्रेजेंट एनएसए ने कहा, वो तरीका बता दिया आपको। मैं उसी पे आ रहा हूं। और आपने जो एनएसए ने कहा, मैं समझता हूं ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कमजोरी रही है। लेट मी एक्सेप्ट व्हाट्स द फॉल आउट ऑफ आवर पॉलिसीज, मुझे एक्सेप्ट करने दे, और आई डोंट फील शाय ऑन दिस। दो चीजें हैं, एक तो हम ये नहीं किसी को कहेंगे कि जी भाई आप डिसाइड करें कि चीजें कैसे चलनी है, हाँ बात नहीं करनी, नो प्रॉब्लम, ओके फाइन डन। लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि तुसी फैसला करो कि गल करनी कि नहीं करनी है, ऐसे करना है तो वैसे करना है, सिंसेरिटी का बैरोमीटर लगाएंगे, ये करेंगे, ऐसे नहीं होगा। हाँ आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, पाकिस्तान ने भारत को एमएफएन स्टेटस ना देके ये पिछले 25-30 साल की जो एक बहुत बड़ी गलती की। भारत ने हमें 1991 में दे दिया था, हमें वो स्टेटस देना चाहिए था, हम चीजों को कूल डाउन कर सकते थे, लेकिन मुशर्रफ भी ये नहीं कर सका। बहुत कुछ हो सकता था, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एमएफएन का स्टेटस जो है उसके मीनिंग कुछ और समझ लिए गए। बट एनी हो सर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपने वो आखिर में एक जो मोहित यूसुफ की बात की कि इकोनॉमी के वो होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इस हवाले से पाकिस्तान इज ऑल मच इंटरेस्टेड कि हम चीजें इकोनॉमी से ही शुरू करें बेशक, लेकिन चीजें सोशो कल्चरल लो पॉलिटिक्स से ही होनी चाहिए और इसी तरह आगे जाना चाहिए। संजय दीक्षित साहब हों और तुंदो तेज बातें ना हो, और संजय दीक्षित साहब हों और करख्त बातें ना हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं कहता हूं कि बात जैसी भी हो, हमें आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, you have your own perspective and I have my own perspective, and while respect, हम समझते हैं कि एक दूसरे के मुल्क की इज्जत भी करनी चाहिए और चीजें इसी तरह मूव ऑन होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है संजय सर, somehow one way or the other हमें हिस्ट्री की बहुत सारी करख चीजों को भूलना पड़ेगा, तभी हम आगे जा सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री को भी ना भूलेंगे और उनको साथ भी लेके चलें और आगे भी चलें, तो इट विल टेक्स मच टाइम। मेरा ख्याल है गो के इस वक्त भारत इस वक्त जिसे कहते हैं ना, दे आर फ्लाइंग हाई, कि सानू कोई लोड़ नहीं पाकिस्तान दी देखी जाएगी, ते वर्ल्ड बैंक आ रहा है कर्जे देन, ते मसले ही कोई नहीं, ते ये इसकी ऐसी तो तैसी, थोड़े से अभी जारी बात है वो चीजें। आपके आर्मी की ग्रीन बुक पढ़ लीजिए दोबारा और उसको चेंज करवा लीजिए। किसकी बुक? ग्रीन बुक? आर्मी की। सर आर्मी पाकिस्तान के माथे का झूमर है और झूमर रहेगा, और भारत को झूमर है तो आपके आर्मी की ग्रीन बुक में जो चीजें लिखी हैं, अगर उस पे आपकी आर्मी अमल करती रहेगी तो आप भूल जाइए कि कभी किसी तशीदगी में कोई कमी आएगी। मैं एक बात कहूं सर, पाकिस्तान की आर्मी वो करेगी जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है, ना पाकिस्तान की आर्मी। नेशनल इंटरेस्ट ही तो उसने डिफाइन गलत कर रखे हैं ना। देखिए ये फैसला तो हमने करना है ना। अब संजय दीक्षित साहब हमें दिल्ली से या मुंबई से तो नहीं बैठ के बताएंगे कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या और हमारी फौज का क्या है। आप अपना नेशनल इंटरेस्ट अपने साथ लेके सिविलियन गवर्नमेंट को तय करने दो ना, आर्मी को क्यों दे रखा है आपने ये राइट? हमारे यहाँ तो आर्मी नहीं तय करती है हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारी इलेक्टेड सरकार तय करती है। आप प्रॉब्लम ये है कि भारत हमारी सिविलियन हुकूमतों की रिस्पेक्ट ही नहीं करता। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट, देखिए रिस्पेक्ट तो तब हो जब वो रिस्पेक्ट करवाए। चले वो रिस्पेक्ट करने लायक होगी तो निश्चित करेंगे। अब वो खुद आर्मी की गोद में बैठ जाएगी तो कैसे करेंगे? सर ये फिर हम ही ने डिसाइड करना है, आपने डिसाइड नहीं करना। आपने सिर्फ हमारी हुकूमत से बात करनी है, अगर करनी, अगर नहीं करनी तो अगर करनी है, अगर नहीं, हाँ अगर नहीं करनी, हम नहीं कर रहे, हमें तो कोई जरूरत महसूस हो नहीं रही। सर एक बात का मुझे पता है, आप अच्छा है सर जल्दी रिटायर्ड हो गए हैं, वरना आप जैसे हॉक्स अगर आप जैसे हॉक्स रिटायर्ड हो गए। एक बात और आपको बताऊं, सिविल सर्वेंट कहीं भी पूरी दुनिया में कभी रिटायर नहीं होता। रिटायर सिर्फ वो अपनी सर्विस से होता है, काम से कभी रिटायर नहीं होता। मेरा ख्याल है कि ये भी सिविल सर्वेंट्स क्योंकि बड़ी पावर एंजॉय करके आए होते हैं ना, तो ये गलत फहमी उन्हें रह जाती है हम रिटायर्ड नहीं हुए। रिटायर्ड सर हो गए हैं, अभी अपने आप को महसूस करें आप रिटायर्ड हैं। देखिए आपने महसूस ना किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वरना बंदा उस माइंड में रहता है। सर अगर हम वाकई रिटायर हो गए होते तो आप हमें क्यों तकलीफ दे रहे होते? सर आप रिटायर नहीं हुए इसलिए। सर दो चीजें हैं, सर दो चीजें मैं मानता हूं। वन, यू हैव सर्व्ड योर नेशन एंड यू हैव सर्व्ड होल हार्टेडली, और अपने दिल और जान से आप अपने मुल्क के लिए काम किए, जिसके लिए आपकी नेशन भी आप पे प्राउड है। एंड सेकेंडली,
you have given your entire life in civil services and you have a lot of exposure and lot of information जो जारी बात है एक आम आदमी के पास नहीं होगी. आपके हाथों से वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी की चीजें गुजरी होंगी जो आम बंदे के हाथ से नहीं गुजरी होंगी. सो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट एंड योर नेशन रिस्पेक्ट यू फॉर दैट. बट जारी बात है मैं समझता हूं कि जो लोग सिस्टम में रहे होते हैं दे नो अ लॉट, बट वो डेफिनेटली एक जो सिस्टम में रहे होते हैं वो थोड़े बायस्ड भी हो जाते हैं. ये यहाँ पे भी है, सिर्फ आपके यहाँ नहीं है सर, ये यहाँ पे भी है. बट सर विद ऑल दिस गुड नोट, कहता हूँ आप मेरी किताब पढ़ लेते तो ये बात नहीं कहते. सर बड़ी सारी किताबें देखी हुई हैं इससे पहले भी, लेकिन ये जरूर मैंने अब अगली नशिस्त में मेरे पास होगी ये किताब इन सॉफ्ट कॉपी. आई विल गेट इट एंड आई विल शो यू एज वेल. और थैंक यू वेरी मच संजय दीक्षित साहब. सर it's always pleasure talking you, although we speak from dramatically different angles, but it's always a pleasure, sir. Thank you.